नमस्कार, 12 बजने वाले हैं और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ विवेक। और सबसे पहले जैसा कि हमने कहा था कि औरंगाबाद से एक खबर आई है जो आज 11 बजे बिहार में सभी को शपथ दिलाई गई। पुलिस वालों ने शपथ ली कि हम शराब नहीं पिएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे और जो इस काम में लिप्त होगा उसे जेल तक पहुंचाएंगे। लेकिन हो गया उलट। औरंगाबाद से दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं और औरंगाबाद में क्या हुआ ये जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस शराबबंदी के दौरान उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पूरे धंधे में लिप्त है। कानून से खौफ नहीं है, खुलेआम देसी इंग्लिश सब बिक रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन औरंगाबाद से आई ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ कहेंगे, शुरू करेंगे तो ये बताएंगे कि औरंगाबाद में शराबबंदी कानून का मखौल उड़ रहा है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले वायरल वीडियो में एक धंधेबाज खुलेआम सड़क के किनारे मैखाना चलाने की बात कह रहा है और दूसरा जो वीडियो है इसमें खुलेआम शराब बेची जा रही है। बिल्कुल, और तस्वीरों में आप देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से शराब की खरीद बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इंग्लिश से लेकर देसी और बियर तक आसानी से मुहैया कराए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। 3.5 बस यही इंग्लिश में ही है ना। और वो देसी में ही है, टंच माल है उसका नाम। टंच माल क्या रुपया? चब्लूरो कितने का है? 350। 350 बस यही इंग्लिश में ही है ना। और वो देसी में चलिए, बिल्कुल टंच माल है। बिहार में से टंच माल इसलिए कहते हैं कि इसमें माल अच्छी भरी है, यानी कि शराब अच्छी है, इसकी गारंटी ये व्यक्ति दे रहा है। लेकिन इसने लाया कहां से, कहां छिपा कर ले जा रहा था और किन झाड़ियों के पीछे से आया, इसकी पड़ताल जरूरी है। हमने पहले ही कहा कि इस वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। पुलिस का काम है कि इसे पुष्ट करना। और जिन झाड़ियों के ओर से ये व्यक्ति शराब यानी कि टंच माल लेकर निकला है उसकी कीमत बता रहा है, 3 बता रहा है। इसके पीछे कितने शून्य लगेंगे ये नहीं बता पा रहा। लेकिन और विवेक, सवाल इसलिए भी क्योंकि देखिए जो शख्स इसे लेकर के बेच रहा है और इसके पीछे की पूरी जानकारी भी रख रहा है, वो ये कह रहा है कि सब मिले होते हैं, थानेदार हो, थाने में बैठे हुए नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी हो, सबको जानकारी होती है, सबको पता होता है और उनकी मजबूरी का जिक्र भी इस शख्स ने कर दिया। चब्लूरो कितने का है? कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बड़ा छोटा पैसा है, हमारे पास बनाए व्यवहार से बचा रहे। पुलिस और उसका डरना ना है। इंग्लिश है कि इंग्लिश है क्या रुपया? 350 रुपया हाथ। सब देसी में ही है, टंच माल है उसका नाम। टंच माल। तो विवेक, एक तरफ इन तस्वीरों ने दावों पर सवाल खड़े कर दिए, चुस्ती पर भी सवाल खड़ा किया है कि आप पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में जहां पुलिस वालों की चुस्ती के साथ इसे सफल बनाने की बात कर रहे हैं, वहां पर ये शख्स ये कह रहा है कि उन तक भी ये पहुंचाई जाती है और उनके सहयोग से ही बेची जा रही है। इस बीच आज ये खबर खास हो जाती है क्योंकि पुलिस वालों को शपथ दिलाई गई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार पुलिस वालों ने शपथ ली कि शराब पिएंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे और अपने कर्तव्य को लेकर, एक बार अपनी सत्यनिष्ठा को लेकर शपथ लेते हुए। 2 तस्वीरें आपके सामने, पटना और बाढ़ की तस्वीरें। राज्य भर में पुलिस कर्मियों को आज सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। शपथ में कहा गया कि शराब ना तो पिएंगे और ना ही किसी को पीने देंगे। से संबंधित शराबबंदी कानून को लेकर बिहार के राजनीतिक दल भले ही जो विचार रखते हों, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है कि बिहार में शराबबंदी कानून गंभीरता से लागू करना। ये तस्वीर देखिए, बिहार के डीजीपी एसके सिंघल और तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं बिहार पुलिस मुख्यालय के, वो शपथ दिला रहे हैं बिहार के सभी पुलिस कर्मियों को कि वे हर हाल में शराबबंदी कानून को लेकर गंभीरता बरतें और ये शपथ ग्रहण करें कि वो किसी भी सूरत में न केवल शराब का सेवन नहीं करेंगे बल्कि दूसरों को भी करने से रोकेंगे। डीजीपी शपथ ग्रहण समारोह में ये शपथ दिलवा रहे हैं कि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में अगर पुलिसकर्मी शामिल होते हैं तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई उन पर की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है ये इस बात को मजबूती से लागू करती है कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो हर हाल में लागू किया जाएगा। और भले ही नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कानून को लेकर बैठक की थी
उसके बाद ये तस्वीर जो है यह साबित करती है, यह तस्वीर कि पुलिस मुख्यालय हो या फिर जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं, उनको हर हाल में शराबबंदी कानून को पालन लागू करवाना होगा दृढ़ता से। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, गोलमोल कर अगर बात करें तो बात वहीं आकर रुक जाती है कि जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि आपको ये रोकना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है, और हमारा मकसद यानी कि सरकार का मकसद क्या है उसे आप जन जन तक पहुंचाइए, लेकिन खोट उसी में आती है। और निचले स्तर पर क्या काम होता है, दो तस्वीरों से हमने आपको बताया। एक खबर आ रही है बेतिया से, जहां पर टैंकर और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 युवक थे और स्पीड क्या थी ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन टैंकर से भिड़ंत हुई और भीषण टक्कर में तीनों ही युवकों की जान चली गई है। और घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया है। नरकटियागंज के रेलवे अस्पताल ओवरब्रिज के नीचे उतरने के दौरान टैंकर ने बाइक में टक्कर मारी और इसमें बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। तो रफ्तार का कहर कह लीजिए विवेक, या फिर लापरवाही की वजह से, लेकिन लोगों की जान इस कुहासे और ठंड में ज्यादा जा रही है। और इस बीच अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, उस मुजफ्फरपुर की जिसे स्मार्ट बनाने को लेकर लगातार कवायद की जा रही है, लेकिन अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है वो ये बताता है कि आप रिकॉर्ड प्रदूषण के मामले में बना रहे हैं। लगातार प्रदूषण के मामले में बिहार के शहरों का जब जिक्र आता है तो मुजफ्फरपुर सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर इस वक्त सामने है। मुजफ्फरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि खतरनाक स्तर से 153 यूनिट ज्यादा है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो यूनिट भी दिखा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कहां तक आप शुद्ध वायु में सांस ले रहे हैं, और उसके बाद अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो आप सिर्फ कोरोना से नहीं बल्कि और कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये डेवलपमेंट पिछले 24 से 36 घंटों के बीच दर्ज किया गया है, जो गंभीर चिंता का विषय भी है। और हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने इसे लेकर जायजा भी लिया है। मुजफ्फरपुर में एयर पॉल्यूशन एक बार फिर से समस्या बन गई है, और जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक देश के सर्वाधिक पॉल्यूटेड सिटीज़ में मुजफ्फरपुर का नाम आ गया है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके जो पार्टिकुलेट मटेरियल्स PM 2.5 का जो काउंटिंग है आज 453 है। 300 के बाद यह लेवल खतरनाक हो जाता है। चूँकि मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी में परिवर्तन आया था, तो एक समय ऐसा आया था जबकि चीज़ें काफ़ी सुधरी थी, लेकिन एक बार फिर यह जो है बदल गया है और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। आखिर ये सब कैसे हो गया अचानक? एकाएक लॉकडाउन के बाद सारे चीज़ लगभग खुल गए और सवारियां चलने लगी, गाड़ियां चलने लगी, और इसके कारण जो है सो प्रदूषण बढ़ने लगा है। प्रदूषण, हाँ। तो क्या एक अगर कहें ह्यूमन हेल्थ पर क्या इसका हज़ार्ड होगा? ह्यूमन हेल्थ पर तो इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ता है प्रदूषण का। तरह तरह की बीमारियां होती है, और BP, डायबिटीज या अस्थमा, TB से जो लोग ग्रसित हैं उनके साथ बहुत दिक्कत होती है, उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। स्ट्रक्चर है मुजफ्फरपुर का, वो पिछले 25 साल 30 साल पहले वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी ढंग से है, तो थोड़ा सा इसको विस्तार करने की ज़रूरत है। विकास होगा तो गाड़ी वगैरह ये सब तो चलती ही रहेगी, लेकिन हाँ प्रदूषण के लिए सरकार स्तर पर उसको प्रदूषण वाला सर्टिफिकेट वगैरह चेक किया जाए, पुलिस अपने स्तर से कुछ प्रयास करे। पॉल्यूशन में ज़्यादा डोमिनेंट रोल जो गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या लेड मिक्स्ड जो डीजल्स होते हैं उनके कंबसन से उत्पन्न होता है। ड्रेनेज से लेकर के सारे सिस्टम देखें, इतनी ज़्यादा कंजेशन है। कंजेशन इज ऑल्सो ए बिग कॉज ऑफ पॉल्यूशन। मुजफ्फरपुर में जो ये प्रदूषण का मानक इतना हाई है, एयर पॉल्यूशन इतना हाई हो गया है, उसकी जिम्मेदारी आम आवाम की भी है और सरकार की भी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। चलिए लौट आइए, जो एयर इंडेक्स है उसकी क्वालिटी आपने देखी मुजफ्फरपुर में क्या है, लेकिन लौट आइए राजधानी पटना की तरफ। रवि एस नारायण कुछ कहना चाहते हैं। एक तरफ जहां ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, दूसरी तरफ लगातार बढ़ते प्रदूषण ने पूरे वातावरण को दूषित कर दिया है। जी हाँ, चौंकाने वाला
जो तथ्य है वो सामने आया है कि मुजफ्फरपुर पिछले दिनों पूरे देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। पूरे देश का सबसे प्रदूषित शहर मुजफ्फरपुर अगर घोषित किया जाता है तो समझा जा सकता है कि हालात कैसे हैं, और वैसे ही हालात पटना के ही हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों 453 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वहां पे रिकॉर्ड दर्ज किया गया, और यहाँ पटना की अगर बात करें तो ये जरा देखिए 350 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पटना का है। मतलब यहाँ पे आप जरा जानिए कि 400 के लगभग वो बिल्कुल सीवियर स्थिति होती है, सबसे खतरनाक हालात होते हैं, और वो हालात पे पटना भी पहुँचता जा रहा है। मुजफ्फरपुर वहाँ पे पहले से पहुँच चुका है। दूसरे नंबर पे लखनऊ आता है प्रदूषित शहरों के मामले में, और यहाँ पे माना जा रहा है कि जिस ढंग से यहाँ पे मौसम कह लें सर्द है, जिनके कारण जो उनके कण हैं वो संघनित होते हैं, और जिनके कारण जो मौसम है वातावरण है उससे नीचे दबे रहते हैं, जिसके कारण कहा जा रहा है कि ठंड में जो प्रदूषण है और भी बढ़ रहा है। लेकिन कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि लगातार जिस ढंग से प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर कमी आए, उस पर रोक लगाई जाए। हम और आप सबसे अपील है कि प्रदूषण करने में जितनी भागीदारी दे सकें दें, और सरकारी महकमा भी है इस पर लगातार काम करे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो मुजफ्फरपुर पटना के बाद बक्सर की तस्वीर भी विवेक दिखाते हैं, जहां पर ऑरेंज अलर्ट पूरे राज्य के लिए घोषित किया गया है, क्योंकि आज सबसे कोल्ड डे माना गया है। प्रदूषण का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है, और इस वजह से लोगों के सामने और कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य महकमा क्या सतर्क है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कैदियों को जब सदर अस्पताल और उनके कैदी वार्ड में इलाज के लिए लाया गया तो वहां पर इंतजाम नाकाफी नजर आए। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे और जायजा लिया कैदी वार्ड का। सर्दी का मौसम है और आपको बता दें कि शीतलहर चरम पर है। इस वक्त हम खड़े हैं बक्सर सदर अस्पताल में, और ये आप देख सकते हैं ये बक्सर सदर अस्पताल का कैदी वार्ड है जहां कैदियों को रखा जाता है। बक्सर सेंट्रल जेल में जिन कैदियों की तबीयत खराब होती है वो यहां लाए जाते हैं इलाज के लिए। 3 कैदी अभी लाए गए हैं जो अपने बिस्तर पर हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किसी प्रकार की कोई हीटर की व्यवस्था नहीं है। हमने बात किया है इनके परिजनों से, तो परिजनों का कहना है कि सर एक कंबल मिला है जिसके सहारे जो मरीज हैं, जो कैदी हैं वो यहाँ रह रहे हैं। एक महिला है जो इनके साथ में, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि किस तरह की व्यवस्था है, कितना ठंड लगता है रात में? जनतन की अब तक कल नहीं जाए तारी मैं दही में दर्द, या ठंडा से गोड़ हाथ में दर्द, सर्दी बुखार यही तरी हो गल हमनी के। भुआ सुता तनी जब भुआ ठंडा नहीं खे लगत कितना हमनी की व्यवस्था लेके आई जाए। देख सकते हैं कि जो परिजन है उनका कहना है कि ठंड का मौसम बढ़ा हुआ है और कैदी वार्ड है, और कैदी जो है वो यहाँ अपने इलाज के लिए है, लेकिन इनके परिजन भी साथ में रहते हैं इनकी देखभाल के लिए, और जो ठंड से बचने की जो व्यवस्था है ये अपने स्तर से कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एक कंबल की व्यवस्था की गई, लेकिन जिस तरह से ठंड का मौसम बढ़ रहा है जरूरी है कि यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन देखे और इन्हें उचित व्यवस्था करे ठंड से लड़ने के लिए। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो देखिए इस वक्त किसान जो है सबसे ज्यादा चर्चा में है, उनको लेकर लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं। लेकिन इस बीच देश के शिक्षा मंत्री और राज्य यानी कि बिहार के शिक्षा मंत्री वर्चुअली एक दूसरे के साथ मुखातिब हैं, बातचीत चर्चा चल रही है, और सीधी तस्वीरें आपके सामने। ये जो भागलपुर का ट्रिपल आईटी है, ये जो अभी अश्वनी जी ने कहा, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, हमारे सांसद जी ने कहा कि हाँ ये भागलपुर बिहार ये शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र रहा है, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, और आज भी विक्रमशिला और तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय आज भी उन ऊंचाइयों को फिर से शुरू कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला ये जो भारत का गौरव थे पूरी दुनिया में, जिन विश्वविद्यालयों ने पूरी दुनिया में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और विभिन्न विधाओं में जीवन दर्शन से लेकर के
हर क्षेत्र में विश्व के लोगों को ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी। वो संस्थानों की याद फिर ये भागलपुर मेरा IIIT उन संस्थानों की न केवल याद दिलाएगा, फिर बल्कि गौरव बनकर के फिर देश के अंदर खड़ा होगा और विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। इसके लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं ये समझता हूं कि ये हम लोगों के लिए आज एक बहुत सुखद क्षण है, इसकी फैकल्टी के लिए भी, इन छात्र छात्राओं के लिए भी और मेरे बिहार के लोगों के लिए भी, क्योंकि ये जो संस्थान है, ये संस्थान में सामर्थ्य है, इस संस्थान में वजन है, इस संस्थान में मिशन है। और जब विजन और मिशन दोनों मिलेंगे तो मुझे भरोसा है कि जो हम चाहते हैं, जिस शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, जिस नए भारत के निर्माण के लिए, जो 21वीं सदी का नया भारत जो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन है, संकल्प है कि 21वीं सदी का जो भारत होगा वो सुंदर भारत होगा, वो सशक्त भारत होगा, वो समृद्ध भारत होगा, वो आत्मनिर्भर भारत होगा, वो श्रेष्ठ भारत होगा। ऐसा जो श्रेष्ठ भारत 21वीं सदी का है और जिसके लिए अभी आपने चर्चा की है कि जो नई शिक्षा नीति जो तमाम रिफॉर्म के साथ, नए बदलाव के साथ, नए सुधारों के साथ आई है, निश्चित रूप में उस नए भारत की ये आधारशिला बनेगा और उसका रास्ता आप जैसे संस्थानों से होकर के गुजरेगा। क्योंकि ये जो हमारे संस्थान है, जो नई शिक्षा नीति है और ये जो हमारे संस्थान है, ये जो बीच का नीति बनना और उसका क्रियान्वयन के बीच की जो ये लीडरशिप है, जो आज यहाँ पर हमारे अध्यापक हैं, हमारे फैकल्टीज हैं, हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे कुलपतिगण हैं, ये इनके लीडरशिप में उसको नीचे तक धरती पर क्रियान्वयन होना है। और मुझे भरोसा है। चलिए, कृषि कानून पर सबसे बड़ा सर्वे अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन सवालों को दिखाने जा रहे हैं जो किसानों के मन में है। और सबसे बड़ी बात कि जब सर्वे हमने किया, जो सैंपल लिया, उस सैंपल के आधार पर हम आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं कि किस तरीके से किसान क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में और उनकी जो अगली रूपरेखा है वो क्या कहती है। तो बिल्कुल कृषि कानून पर सबसे बड़ा सर्वे है ये, जिस आंदोलन पर जमकर सियासत हो रही है, उस आंदोलन की सच्चाई क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की। 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वे किया गया। 2412 लोगों को इसमें शामिल कराया गया, यानी उनकी राय ली गई, उनसे सवाल पूछे गए। आखिर वो किसान आंदोलन को किस रूप में देखते हैं, ये उनसे जानने की कोशिश हुई। वो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं या फिर इस आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में हैं। तो कई तरह की राय और कई तरह के सवाल के बाद जब सवालों की बारी आई तो 6 सवाल सुबह से ही हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए। हालांकि अगला सवाल जो है, जब सर्वे में हमने शुरू किया तो 7वां सवाल जो हमारा था, वहां से हम अब एक बार फिर शुरू करते हैं कि 7वां सवाल हमने क्या पूछा। तो ये स्क्रीन पर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्पष्ट तौर पर इसे आप देखें कि 7वां सवाल था कि क्या आप सरकार के लिखित आश्वासन या फिर प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि MSP व्यवस्था जारी रहेगी। और इस सवाल के जवाब में 54% लोगों ने कहा कि हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूं। वहीं पर 24% लोगों ने कहा कि समर्थन नहीं करता हूं। 22% लोगों ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है। तो ये ग्राफ बताता है कि MSP व्यवस्था जारी रहेगी, ये सवालों के घेरे में है। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं लिखित आश्वासन के बाद। तब उस पर जवाब क्या था ये हम आपको दिखा रहे हैं। 54% लोगों ने हाँ, 24 ने ना और 22 ने कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते। तो इस 7वें सवाल पे लोगों की राय क्या थी ये हमने आपको दिखा दिया। 8वां सवाल हमारा लोगों के बीच में जो था, वो सवाल भी अब हम आप तक रखने जा रहे हैं। देखिए, सवाल ये था कि जो लोग दिल्ली के बाहर विरोध कर रहे हैं, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वो कहते हैं कानून वापसी के अलावे कोई समझौता नहीं करेंगे। इस स्टैंड का आप समर्थन करते हैं? इस पर जो प्रतिशत मत के रूप में सामने आया, 47% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 53% लोग ये कह रहे थे कि वो इसका समर्थन नहीं करते।
चलिए अगला सवाल ये था कि पराली जलाने को लेकर था सवाल। लोगों के मन में संशय था और खासकर किसानों ने ये पूछा कि इसे किस तरीके से जो अध्यादेश लाया गया है तो उसे वापस ले लिया जाए जिससे प्रदूषण फैलता है। तो ये मांग जायज है, ये सवाल हमने सामने रखा। तो इस पर जो राय बनी वो ये थी कि 33% किसानों ने कहा हाँ और 67% ने कहा नहीं। वहीं 10वां सवाल जब हमने लोगों से पूछा और उस सवाल में हमने उनके सामने ये जानने की कोशिश की कि क्या आप जानते हैं कि विपक्षी नेता जब वे सत्ता में थे तब वो इसी तरह के कानूनों का समर्थन करते थे, तो कितने फीसदी लोगों ने हाँ में जवाब दिया वो देखिए। 56% लोग ये कह रहे हैं कि वो जब सत्ता में थे तब इसी कानून का समर्थन कर रहे थे और 44% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि ये लोग उस वक्त इसका समर्थन कर रहे थे। चलिए सवालों में ये भी जानने की हमने कोशिश की कि जो आंदोलन चल रहा है या फिर जो विरोध हो रहा है वो क्या राजनीति से प्रेरित है, तो इसका जवाब क्या आता है। जवाब ये था, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो 49% किसान हैं उन्होंने हाँ में उत्तर दिया कि राजनीति से प्रेरित है, 33% ने कहा नहीं और 18% किसानों ने कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये राजनीति से प्रेरित है या नहीं। वहीं सर्वे में क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए 12वें सवाल पर जब हम पहुंचे तो सवाल के तौर पर हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या विरोध प्रदर्शनों को बंद करने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में जो प्रतिशत सामने आया वो हम आपको दिखा रहे हैं। 57% लोगों ने कहा हाँ अब इस तरह के विरोध प्रदर्शन को बंद कर देना चाहिए, जबकि 43% लोगों ने ना में जवाब दिया।